Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am back with most asked questions of John Keats. तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं सिर्फ 10 questions जॉन कीट्स के और हमें ये देखना है इसमें ये इनके ओड से किस तरह से रिलेटेड हैं. तो सबसे पहले So let's have a look at the very first question. Number 1. Which famous romantic poem contains the line Beauty is truth, truth beauty? देखिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और मोस्ट आस्क्ड इन एवरी एग्ज़ाम. मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है, रिपीट की जाती है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ प्योर ब्यूटी. तो पहली तो बात ये है इसका जो कि आंसर है कि ये ऑड ऑन ग्रेशन अर्न से ली गई है. और ब्यूटी क्या है? ब्यूटी ट्रुथ है, यानी कि जो भी चीज़ ब्यूटीफुल होती है वो ट्रुथ होती है और ट्रुथ ही ब्यूटी है. यानी कि जो सच्चाई है वो अपने आप में ब्यूटीफुल है. क्यों ब्यूटीफुल है? क्योंकि ये जो है कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है. जो रियलिटी है वही ब्यूटीफुल है, वही परमानेंस है. रियलिटी ही ब्यूटीफुल है क्योंकि रियलिटी से हम स्केप नहीं कर सकते. हालांकि हम टेम्प्रेरी रिलीज़ के लिए टेम्प्रेरी तौर पर हम कभी चले जाएं कहीं पर, लेकिन हमें वी हैव टू कम बैक टू रियलिटी. वी हैव टू फेस द रियलिटी. वी कांट स्केप फ्रॉम इट. दैट्स वाई ट्रूथ इज़ ब्यूटीफुल. तो जो रियलिटी है, जो हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है, वही हमें फेस करना होती है, वही हमें करना चाहिए और वही ब्यूटीफुल है. ये कहना है जॉन कीट्स का अपनी पोएम में ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में. तो आंसर इज ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. Let's go to the second question. Which image that recreates in his ode on a Grecian urn is not Sylvan? देखिए ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिससे हमें ब्यूटीफुल इमेजरी का पता चलता है. अब इन्होंने ये पूछा है कौन सी सिल्वन नहीं है. सिल्वन हिस्टोरियन आपको याद होगा इस टाइप से, तो उसमें सारी ही हैं ऑलमोस्ट, बस एक नहीं है. कौन सी नहीं है? द अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड. अनरेविश्ड हमने बताया था अनटच्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड. ये कहा गया है एक्चुअल में ग्रेशियन अर्न को, ग्रीक अर्न जो है उसको कहा गया है और जो उसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं उसके लिए ये पूरा ही पोम है. ठीक है, तो उसी में एक इमेजरी ये है. तो ये चीज़ सिल्वर नहीं है, बाकी और सारी हैं. नंबर थर्ड, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटीज एसोसिएटेड विद. नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये जो टर्म है ये जॉन कीट्स से एसोसिएटेड है. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और ये क्या है ये समझना भी बेहद ज़रूरी है. नेगेटिव कैपेबिलिटी की जो टर्म है ये कोइन किया था 22 दिसंबर 1817 को जॉन कीट्स ने अपने एक लेटर में, जो इन्होंने दिया था अपने ब्रदर्स को, जॉर्ज एंड टॉम को. ओके तो अभी क्या चीज़ है नेगेटिव कैपेबिलिटी? सबसे पहले तो जॉन कीट्स मानते हैं कि शेक्सपियर भी बहुत ही बड़े फेवर में थे नेगेटिव कैपेबिलिटी के और उनके ज़्यादातर वर्क में नेगेटिव कैपेबिलिटी नज़र आती है. राइट. अब देखिए नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या चीज़ है. देखिए एक आपने वर्ड्सवर्थ की ये डेफिनेशन सुनी होगी, पोइट्री इज़ एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ओवर पावरफुल फीलिंग, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी लाइक दैट. तो उसमें क्या है कि जो पोइट्री होती है या कोई भी हम समझ लेते हैं इसको आर्ट वर्क होता है, उसमें इमोशंस होते हैं और फ्लो होते चले जाते हैं. ठीक है, और वहाँ पर हमें लॉजिक का ध्यान नहीं रखना है, वहाँ पर हमें रीज़न की बात नहीं करनी है. बिकॉज देखिए जॉन कीट्स जो थे वो रोमांटिक एज के थे और इससे पहले न्यू क्लासिसिज्म था जिसमें कि रीज़न और लॉजिक का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था. हर चीज़ रीजनेबल, हर चीज़ में लॉजिक था, जो भी वर्क लिखा जा रहा था, जो भी आर्ट वर्क था. लेकिन यहाँ पर क्योंकि जॉन कीट्स बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज को और आपने उनकी पोएम देखी भी होंगी, उनके ओड्स भी देखे होंगे जिसमें इमेजरी बहुत हाई लेवल की होती है, इमेजिनेशन. यानी कि आप लॉजिकली देखेंगे तो इट डजेंट मेकिंग एनी सेंस. लेकिन अगर हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, वी आर जस्ट थिंकिंग थिंकिंग एंड वी आर एब्जॉर्बिंग टोटली इन अ पूल ऑफ इमेजिनेशन, तो इट रियली वर्क्स. तो यहाँ पर इनका यही कहना है नेगेटिव कैपेबिलिटी से कि जो डाउट्स, अनसर्टेनिटी, मिस्ट्रीज हैं वो सब क्या करनी है, वो सब में ही हमें रहना है. हमें लॉजिक्स की तरफ नहीं जाना है, कोई रीजनिंग की बात नहीं करनी है. बस हमारे फ्लो ऑफ इमोशंस हैं जो अंदर से हमारे आ रहे हैं, थॉट्स हैं और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पर वंडरस थिंग्स हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं. और अनसर्टेनिटी, जो चीज़ों का हमें लॉजिक नहीं पता, जो कोई एंड पॉइंट नहीं है और हम अपनी कैपेबिलिटी के ख़िलाफ़ हैं. यहाँ पर क्या है? अपनी कैपेबिलिटी के ख़िलाफ़ हैं, मिस्ट्रीज़ में हैं, हम डाउट्स में हैं. लेकिन हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ आर्ट वर्क को एंजॉय करना है, रैलिश करना है हमें और उसमें ही डूब जाना है, एब्जॉर्ब कर देना है अपने आप को.
सिर्फ इंजॉय करना है, नो लॉजिक एट ऑल। तो ये होती है नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव यानी नेगेटिव थिंग हो गई कैपेबिलिटी, जो हमारे लॉजिक्स हैं, जो हमारे रीजंस हैं, जिसके लिए हम कैपेबल हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। हम तो सिर्फ जो हमारे मन में आ रहा है, जो हम मतलब इनर फीलिंग्स आ रही हैं, इनर थॉट्स, इमोशंस आ रहे हैं, बस उसमें लिखते चले जा रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट लॉजिक्स एंड एवरीथिंग, लॉजिक्स एंड रीजन एंड थिंग्स लाइक दैट, but we are just imagining the things, we are just in an imagination and we are just writing, we are delve deep into the emotions and feelings and thoughts। हम लॉजिक की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है सम टाइम हम लॉजिक और रीजनिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, तो जो हमारे इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम फिर उसको भूल जाते हैं, या फिर हम अपने कहते हैं ना कि जब इंसान को तब लिखना चाहिए जब उसके अंदर से इमोशंस आएँ, फीलिंग्स आएँ, थॉट्स आएँ, ठीक है, उसको फ़ौरन उस चीज़ को लिख देना चाहिए, क्योंकि वो जो इमोशंस फील कर रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं, वो चीज़ बाद में नहीं आ सकती। जब मोमेंट्स वो ख़त्म हो जाएंगे, जो टाइप ऑफ फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा लगता है पोएट्स को, और ऐसा होता भी है। और इसी तरह से इन्होंने कहा है कि वी आर नॉट सपोज टू डू द थिंग्स विच वी आर कैपेबल ऑफ, वी आर जस्ट इमेजिनिंग द थिंग्स, वी आर जस्ट इन अ थॉट, इन अ फीलिंग, और हमें सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। हमें कैपेबिलिटी के निगेटिव हैं, हम मतलब उसके अगेंस्ट हैं। आई थॉट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव कैपेबिलिटी। आई थिंक यू आर क्लियर, आई होप you are clear about it. Let's go to the next question. Number 4 question. Who was described poet of 19th century? यानी कि 19th सेंचुरी का पोएट किसको कहा गया है? तो ये 19th सेंचुरी के पोएट कौन थे? हमारे जॉन कीट्स, जिन्होंने बहुत सारे ओड्स लिखे हैं, अपनी सेंसुअसनेस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5. द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स आर टेकन फ्रॉम? तो दैट इज़ वेरी सिंपल, ये हमारे थर्ड स्टैंजा में है, और टू ऑटम के, टू ऑटम इज़ द टाइटल, ये भी ओड है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स, तो इसमें जो थर्ड स्टैंजा है उसमें बहुत सारा पर्सोनिफिकेशन है, और थर्ड स्टैंजा में पोएट इज़ एड्रेसिंग वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, फिर कहता है थिंक नॉट ऑफ देम, दो हैज़ द म्यूजिक टू। ये ऑटम सीजन से कह रहा है, और कहाँ पर इन सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, और यहाँ पर एक तरह से कंपैरिजन है कि ऑटम के सॉन्ग्स भी अपने आप में ब्यूटीफुल होते हैं, हमें स्प्रिंग के सॉन्ग्स की बात नहीं करनी है। तो ये टू ऑटम की लाइन है, लास्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है। नाउ लेट्स गो टू दी 6th क्वेश्चन. इन कीट्स पोइटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वाज? तो कीट के पोइटिक करियर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर कौन सा था, उसमें उन्होंने कितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया? तो 1819 में कीट्स ने अपने 5 ओड्स लिखे हैं, और ये इनका सबसे मार्वलस और फेवलस टाइम माना जाता है। ठीक है, तो 1819 इज़ द आंसर. नाउ द 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन में है हु इज़ जॉन कीट्स सिल्वन हिस्टोरियन? तो अभी हमने देखा ही था ग्रेशियन अर्न, और टू ग्रेशियन अर्न है, और टू एंड ग्रेशियन अर्न, तो उसमें ग्रेशियन अर्न को ही सिल्वन हिस्टोरियन कहा गया है। तो दैट्स अबाउट इट, राइट। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन. सो लेट्स हैव अ लुक एट द 8th क्वेश्चन. ये सब कीट्स के ओड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब कीट्स एड्रेसेस द 8th क्वेश्चन है, कीट्स एड्रेसेस द ग्रेशियन अर्न एज एन एटिक शेप इन हिज ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. तो अब ये क्या है? एटिक शेप यहाँ पर ये पूछा है, जो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में वो ग्रेशियन अर्न को कह रहा है। तो एक्चुअल में क्या है एटिक शेप? ये ग्रेशियन अर्न को कहा गया है, और ये एथेंस की कैपिटल है, ग्रीस की कैपिटल है, तो उसी से कहा गया है। तो ये फ्रॉम ग्रीस से लिया गया है, ये इसका आंसर है। नाउ द 9th क्वेश्चन. द ईयर गैपेफिर वाज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन कीट्स करियर. अभी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन था कि प्रोडक्टिव ईयर कौन सा है, दैट इज द सेम क्वेश्चन लाइक, बस थोड़ा घुमा फिरा कर है। तो 1819 इज द आंसर. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ? जॉन कीट्स की डेथ कैसे हुई थी? हमने अपने ओड्स में डिस्कस भी किया था व्हेन वी वर एक्सप्लेनिंग द ओड
then I have told you कि he has died only 25 years of age, और sometime somewhere it is written that he has died in 26. तो थोड़ा सा इसमें बस a little bit difference है. 25 या 26 में इनकी डेथ हो गई थी, और किस वजह से हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस की वजह से. So we are ending here this video. I hope it's really beneficial for you and you enjoyed the question session. Thank you very much to listen me so patiently.